नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम विशेष इस मायने में है कि आज इस कार्यक्रम के जरिए हमारे युवा दर्शकों को एक नई राह मिलेगी और उनके पालकों को अपने बच्चे का और बच्चे के माध्यम से अपने देश का एक सुनहरा भविष्य गढ़ने में योगदान देने का मौका मिलेगा। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं आशीष प्रताप सिंह जी को। आशीष जी आज अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, गर्व का विषय ये है, एक भारतीय मूल की कंपनी के साथ। हर व्यक्ति एक सपना सजा लेता है, विशेष करके युवा अपने जहन में एक मंजिल रखते हैं और एक रास्ता चुनते हैं। उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपना और अपने देश का आने वाला कल जो है वो सुनहरा करते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए महसूस करते हैं कि जो सबसे बड़ी तैयारी होती है वो होती है शिक्षा की। तो शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति, एक युवा अपने सपनों को कैसे पूरा करता है, क्या रास्ते में चुनौतियां आती हैं और किस तरह से शिक्षा उनकी मदद करती है, एक हिम्मत देती है, इन्हीं सब विषय पर बातचीत करने के लिए आइए अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं आशीष जी के साथ। आशीष जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी आशीष जी, सबसे पहले ये बताइए मुझे कि किसी भी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, एक मंजिल तय करते हैं, तो उसे पाने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है एक युवा के लिए, एक नौजवान के लिए? शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि शिक्षा आपकी सोच को समाज से जोड़ती है, आपके सोचने समझने की शक्ति जी हाँ, को बढ़ाती है। और एक बच्चे की शिक्षा तो जब वो गर्भ में आता है अपनी माता के, जी हाँ, और जब वो बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स ही उसके सबसे पहले शिक्षक होते हैं, जी, और बाद में स्कूल में, कॉलेज में, राइट, उसके दोस्त। एक तरह से देखा जाए तो इंसान हर चीज़ से सीख सकता है, जी हाँ, नेचर से भी सीख सकता है। क्या बात है। जी हाँ, मतलब अपने परिवेश में जो भी गुरु के रूप में उपलब्ध हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। हाँ। जी, क्या बात है। ये बताइए आशीष जी, जब विषय का चुनाव करते हैं हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो कितना महत्वपूर्ण है कि हम सही समय पर सही विषय का चुनाव करें अपनी मंजिल को अपनी मुट्ठी में करने के लिए? विषय का चुनाव तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, अगर आप देखेंगे इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, जी, 10वीं के बाद वो टाइम आता है जब हमको चूज़ करना होता है कि मैथ्स लिया जाए, जी। बायो लिया जाए, आर्ट्स में जाया जाए, या कॉमर्स लिया जाए, या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट का चुनाव किया जाए। और उस समय 3 लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस समय हो सकता है कि बच्चा उतना परिपक्व नहीं हुआ है जी हाँ, कि वो विषय का चुनाव खुद से कर पाए। जी हाँ। तो उस समय मतलब सोच तो होती है, अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होता। जी हाँ, तो एक बच्चे को वो खुद, उसके टीचर जी, और उसके पेरेंट्स ही ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। क्या बात। तो मेरा ये मानना है कि जब बच्चा कोई विषय का चुनाव कर रहा हो, जी, राइट, तो उसकी वो किस चीज़ में उसकी स्किल्स अच्छी है। अगर वो मैथ्स में काफ़ी अच्छा है जी हाँ, और बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे का इंटरेस्ट को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर बच्चे के इंटरेस्ट को अगर आपने इग्नोर किया तो हो सकता है कि वो आप दबाव में ले तो ले, जी हाँ, बट अपनी एजुकेशन को वो एंजॉय ना कर पाए। सही बात। जी, और कहते भी है ना कि कैरियर के लिए जिस भी रास्ते पे हम चल रहे हैं तो उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, तब शायद सफलता जो है जल्दी मिलती है और बेहतर मिलती है। करियर में, जॉब जी में, हाँ। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप खेल रहे हो, गाना गा रहे हो, जी। या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उस चीज़ को जी नहीं रहे हो या जी हाँ। एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो फिर वो काम आपको उस काम में आप अच्छा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अच्छा, कई बार देखने में आता है कि अप्रत्यक्ष दबाव जो है वो पालकों का होता है बच्चों के लिए विषय चुनने में, क्योंकि उन्होंने भी एक सपना सजाया हुआ होता है और कई बार बच्चे जो है अपने दोस्तों की बातों में आकर के, और कहीं दोस्त या दोस्ती न छूट जाए, ठीक, उस उम्र में बड़ा दोस्तों के प्रति जो है मोह होता है वो, तो वो जो दोस्त विषय चुन रहा है वो हम चुन लेते हैं। तो ऐसे समय में किसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है और एक युवा को कितना नियंत्रण अपने पर रखना चाहिए? किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छा सोच सकता है खुद के अलावा, तो वो माँ बाप है, जी, राइट। और
एक वो टाइम था आज से 20, 25, 30 साल पहले जहाँ पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। जी। वो डिसाइड करते थे कि हमारा बच्चा क्या विषय डॉक्टर लेगा। बनेगा जी। या इंजीनियर बनेगा, जी। राइट, या लॉयर बनेगा, जी। राइट। लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा, क्योंकि आज की जनरेशन थोड़ी अलग है, जी। राइट। आज की जनरेशन वो नहीं है कि आपने बोला और वो सर झुका के सुन लिया, राइट। आपको इस जनरेशन के साथ उसका दोस्त बन के रहना पड़ेगा, जी। राइट। आप अगर उस जनरेशन के बच्चे को अगर बच्चे ने खुद से अगर कुछ सही विषय का चुनाव कर लिया जी। या अपने करियर के बारे में अच्छा सोच लिया, राइट, तो आप उसको प्रोत्साहन दो। जी। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को एक दोस्त बन के उसको समझाना चाहिए, मार्गदर्शन हाँ, करना मार्गदर्शन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर आप उनको स्ट्रिक्ट होके समझाओगे तो हो सकता है कि बच्चा कुछ भी ना करे। सही है, ये भी हो सकता है। अच्छा, आपके मामले में क्या हुआ था? आपने खुद तय किया था, आपके शिक्षकों का साथ था, या फिर पालकों का, या फिर सबका संयुक्त रूप से? मेरे केस में मैं ये बोलूँगा कि जब मैं 10th में था जी। तो मैं एजुकेशन में काफ़ी एवरेज था। जी। बस एक ही ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आते थे, जी। मैथ्स में। क्या बात है। जी। तो थ्रू आउट माई करियर अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं अपने मार्कशीट आज भी जब देखता हूँ तो एजुकेशन के मामले में अगर मैं देखूँ तो जी। मुझे जहाँ खुशी मिलती है अपने मार्कशीट, पुराने मार्कशीट को देख के, हाँ। तो वो मैथ्स का है। जबकि ये देखा जाता है कि जो मतलब औसतन जो विद्यार्थी होते हैं उनकी मार्कशीट में एक गणित के अंक ही ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी मायूसी सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग थोड़ी सी मायूसी गणित के अंकों में आती है। तो हम यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि गणित को सही ढंग से पढ़ने का और गणित को लेकर के अपना कैरियर बनाने का क्या सही तरीका है? मेरा ये मानना है कि जो बच्चा एनालाइज काफ़ी अच्छा कर सकता है जी हाँ। चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें हो रही हैं, ये मेरा बचपन से ही आदत था जी हाँ। कि अगर जीवन में कुछ भी हो रहा है तो मैं चीज़ों को एनालाइज काफ़ी करता था। जी। ये है तो क्यों है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जी हाँ। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, जी। बट ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जैसे आप मैथ्स में अगर देखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब की कई सारी किताबें हैं, राइट। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा रीजनिंग में काफ़ी अच्छा है, वो एनालाइज चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर सकता है, जी। तो मेरा ये मानना है कि वो बंदा मैथ्स में काफ़ी अच्छा होगा। क्या बात है। राइट। जी। और मेरे केस में दूसरा जो सबसे बड़ा एक चीज़ पहलू ये था कि मैथ्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आते नहीं थे, जी। क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब है आज भी। अगर मैं बोलूँ तो कोई दूसरी तीसरी के लड़के, जो बच्चा है, अक्सर ये कहा जाता है कि जो सफल व्यक्ति होते हैं उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। अब ये तो पता नहीं सर। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, ठीक, चाहे वो विद्यालय स्तर का हो, महाविद्यालय स्तर का हो, लेकिन अगर एक बेहतर भविष्य बनाना है और खुले आसमान में उड़ना है तो और किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए इस निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो राज्य शिक्षा का हो या केंद्रीय शिक्षा का हो? मेरा ये मानना है कि आपको जिस भी विषय में आगे बढ़ना है, जी। पहले उतने प्लेटफॉर्म्स या ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे शिक्षा के लिए, या आज की डेट पे अगर आप देखेंगे, आप कुछ भी जाओ, आपको जो सर्च करना है आप सर्च करिए, वहाँ पर वो मान लीजिए कि शिक्षा का भंडार है। जी हाँ। आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा आपको रोक करके मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अभी आशीष जी ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की बात की। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा दूरदर्शन जो है वो भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है शिक्षा आप तक पहुँचाने के लिए। विभिन्न कार्यक्रमों के ज़रिए, विशेष करके बोर्ड की कक्षाओं के लिए या विभिन्न तकनीकी विषयों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से भी शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और वो आपकी बहुत मदद करते हैं। तो आशीष जी, हमारा हर कार्यक्रम होता है दूरदर्शन का, अच्छा। वो कोई ना कोई सीख तो लोगों को दे ही जाता है। जी हाँ। जैसे मैंने आपको बताया था, राइट, कि आप किसी भी चीज़ से कुछ भी सीख सकते हो। हाँ। आप अगर नेचर को देखेंगे, राइट, तो एक चिड़िया, अगर आप फॉरेस्ट में भी चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मन की शांति है, जी हाँ। राइट,
वो आपको वहाँ मिलेगी, सही बात, क्योंकि हर एक चीज़ ही शांत है। सही है, सही है। यहाँ आप शहर में हैं तो शहर में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग की ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा शोर शोर शराबा है तो ज़्यादा शोर नहीं चाहिए, ये सीख लेते हैं हम। शांति है तो जीवन में शांति की कितनी कहना चाहिए महत्वपूर्ण जगह है, वो हम सीख लेते हैं। बहुत सही कहा आशीष जी आपने। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि पढ़ने की सही रीति क्या होती है। मतलब एक युवा जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे या फिर उसका सपना विदेश जाकर के पढ़ने का है, तो किस रीति से वो आगे बढ़े, और क्या कोई इसके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है जिससे कि वो विदेश में जाकर अध्ययन भी कर सके, या अध्ययन अगर भारत में किया है तो वहाँ जाकर एक बढ़िया करियर उसको मिल सके? कई सारी यूनिवर्सिटीज़ पे ओपन पोजीशंस होते हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जी। दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जी। जिसके थ्रू आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है, राइट। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना, मेरा ये मानना है कि हर एक बच्चे का अलग मेथड होता है किसी चीज़ को करने का। जैसे मेरा कोई एक तरीका है किसी काम को करने का, आपका एक अलग है, राइट। किसी भी तरीके में कुछ भी गलत नहीं है, बट मैं अपना तरीका बताऊंगा कि जैसे जब मैंने MCA एंट्रेंस की तैयारी की थी, जी हाँ। तो उस समय 2 घंटे की कोचिंग होती थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हम लोग जाते थे, और हफ्ते में 2 दिन वहाँ पर मॉक टेस्ट कराया जाता था, राइट। बट वो मॉक टेस्ट हम घर पे हर रोज़ करते थे, राइट। क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, आपका नॉलेज तो ऑफ कोर्स है, बट उसके साथ साथ जो टाइमर, राइट, आप 60 मिनट या 2 घंटे के अंदर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको हल करने होते हैं, तो वो उस चीज़ की आपको तैयारी करनी पड़ती है। हर प्रकृति के प्रश्न होते हैं उसमें, हर टाइप, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे उससे रिलेटेड, हर क्षेत्र के, विषय के और हर प्रकृति के, वही। और फिर उसमें जैसे हम लोग जब MCA एंट्रेंस की तैयारी दे रहे थे तो उस समय हम लोग ने रीजनिंग वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग के कई सारे टेस्ट, मॉक टेस्ट किए थे। तो जैसे मैथ्स में भी अगर आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि कोई इवन नंबर है, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो वो इवन ही नंबर आएगा। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि 4 ऑप्शंस हैं जिसमें 3 ऑड में है और 1 इवन में है, राइट। अब आपको टाइम बचाना है, वो सारा चीज़ भी आपको देखना पड़ता है। अगर आपको टाइम बचाना है, आपको ये पता है कि अगर इवन को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो इवन ही आएगा, 3 ऑड में पड़ा हुआ है तो और एक आखिरी ऑप्शन आपका इवन में है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेट करोगे तो फिर टाइम जाएगा। तो ये डे बाय डे प्रैक्टिस से आता है, डे बाय डे प्रैक्टिस, और डिफरेंट ना शॉर्टकट्स आपको देखने पड़ते हैं कि ऑप्शन से बिना एक प्रोसीजरल मेथड के थ्रू सॉल्व किए मैं कैसे उस आंसर्स को, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। क्योंकि अगर मान लीजिए 60 क्वेश्चन है, अगर आपने 20 क्वेश्चन शॉर्टकट के थ्रू अगर आपने सॉल्व कर लिए, वो मेथड बच जाता है, बहुत समय बच जाता है। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि किस तरह के करियर की संभावना इन दिनों है भारतीय युवाओं के लिए विदेशों में? सबसे पहला अगर आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग में काफ़ी स्कोप है। आज की डेट पे अगर आप देखेंगे कि अब मैं अमेरिका में हूँ, जी हाँ, और मोस्टली जितने भी इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, वो सब इंडिया से हैं, मोस्टली इंडिया से हैं। 80% जनता मैं बोलूँगा जो टेक्निकल फील्ड में है वो इंडिया से हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक ऑप्शन है। दूसरा अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर्स, कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपना MD US से जाके किया और आज भी वो फिर वहीं रुक गए। उन्होंने अपना MBBS से यहाँ से किया, बट वो फिर मूव हो गए, राइट। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, बिजनेस, राइट, हर टाइप का स्कोप है आपको। अच्छा, इंजीनियरिंग के किस फील्ड में? इंजीनियरिंग में मेनली सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर के अलावा अगर आप देखेंगे कि वहाँ जैसे सिविल, जी, राइट, मैकेनिकल इंजीनियर्स, अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि वो कैसे वहाँ जाते हैं, बट देयर आर फ्यू कुछ मतलब लोगों को मैं जानता हूँ जो कि सिविल इंजीनियरिंग से हैं, वो वहाँ गए हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो फार्मास्यूटिकल में के थ्रू गए हुए हैं, उन्होंने यहाँ से MSc किया और फिर PhD किया और फिर वहाँ गए हुए हैं।
तो स्कोप अगर आप देखेंगे तो जितनी सारी फील्ड्स हैं जी। वहाँ पर स्कोप है, जी। राइट। अच्छा, रोबोटिक्स के इंजीनियरिंग के फील्ड में रोबोटिक्स इंजीनियरिंग यूएस में तो बहुत, खैर आप क्योंकि जानते हैं इनोवेशन, अट्रैक्टिव लगता है आज के युवाओं को ये हाँ, फील्ड। रोबोटिक इंजीनियरिंग्स में काफ़ी स्कोप है। जी। आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे मेरा ये मानना है कि हमारा करंट जो एजुकेशन सिस्टम है जी। काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखेंगे आधा से ज़्यादा जो ब्रेन है, जी। स्पेसिफिकली अगर मैं यूएस की बात करूं, टेक्निकल स्किल्स की बात करूं, वो इंडियंस जी। हैं, राइट। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, जी। जहाँ पर हम 10th से या 11th 12th से ही जी। एआई से रिलेटेड, रोबोटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमको इंक्लूड करना चाहिए अलॉन्ग विथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जी। वो काफ़ी अच्छा है। तो अच्छा, ये बताइए कि जब पढ़ाई की बात आती है विदेशों में, तो सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है वो आर्थिक होता है कि पैसों का इंतज़ाम कैसे करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है उसमें। तो क्या लगता है सबसे सही तरीका क्या है? देखिए, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो कई सारे आपको कॉलेजेस मिलेंगे जो आपको स्टाइफंड्स देते हैं, जी हाँ। राइट। मतलब आपको फ्री में एजुकेशन और वहाँ रहना भी आपके लिए फ्री, जी। राइट। रहना फ्री इन द सेंस जो आपको स्टाइफंड्स जो कॉलेज जो आपको अमेरिका में देंगे, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि कोई भी जो बाहर की कंट्री है जी। वो ब्राइट स्टूडेंट को लेके जाना चाहते हैं, राइट। हर एक जी। कंट्री क्रीम लेयर लेके जाना चाहती है और जी। जाते भी हैं लोग, राइट। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी आपने अच्छा किया तो वहाँ से आपको कोई खर्चा नहीं लगना। जी। और अगर उसके अलावा अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आजकल बैंक जी। ईज़िली एजुकेशन के लिए लोन दे देती है, राइट। सबसे तो सेफ है शायद वो। हाँ, सबसे सेफ है, बैंक हाँ। आपको लोन ईज़िली दे देती है। गवर्नमेंट्स की मुझे उतना ज़्यादा पता तो नहीं, जी लेकिन हाँ। जो करंट गवर्नमेंट है, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, एजुकेशन में वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जी हाँ। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको पता करने की ज़रूरत है। जी। अच्छा, बताइए कि पढ़ाई के अलावा और कैसे हुनर की मांग जो है इन दिनों है, मैं विदेश के संदर्भ में नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, ओवरऑल मतलब ओवरऑल कि किस तरह से आज का युवा जो है, कई बार हम देखते हैं कि संगीत के फील्ड में जाना चाहता है, कई बार देखते हैं कि वो उसका अभिनय में उसकी रुचि है, और यहाँ पर जो पालक होते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके, वो थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। उनको लगता है नहीं, मेरा बच्चा या तो डॉक्टर बने या फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे। तो इसके अलावा थोड़ा सा ब्रॉड होने की कितनी ज़रूरत है पेरेंट्स को? देखिए कि इसमें मैं पेरेंट्स की तो मैं गलती नहीं बोलूँगा, क्योंकि जी हाँ। उन्होंने अपने पेरेंट्स से या उस ज़माने में जो देखा, राइट, उस समय ज़्यादा उतने स्कोप नहीं होते थे। हाँ। तो हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा का करियर, राइट, फाइनेंशियली सिक्योर हो, राइट। तो इसलिए वो एजुकेशन पे ज़्यादा पुश करते हैं। बट आज की जनरेशन में अगर आप देखेंगे सिंगिंग पे, जी हाँ। गेम्स में, राइट, गवर्नमेंट कितना कुछ कर रही है। मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स ला के दे रही है आपको कि अगर कोई बच्चा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, जी। तो मैं तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर बच्चा काफ़ी अच्छा है तो उनको जाने दिया जाए, खेलने दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को डरना चाहिए। बट हाँ, अगर बच्चा अगर एक्स्ट्रा टैलेंटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है गेम्स में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उनको एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट लेकिन अगर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा टैलेंटेड है गेम्स में, सिंगिंग में, किसी भी फील्ड में, राइट, तो पेरेंट्स को जाने देना चाहिए। अच्छा, आशीष प्रताप सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा और क्या है, क्या शौक है आपके, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? सॉफ्टवेयर के अलावा मुझे चीज़ों को एनालाइज करने का काफ़ी शौक़ है कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। तो काम के अलावा अगर मुझे टाइम मिलता है, सामाजिक, प्राकृतिक, सामाजिक कोई भी, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ में हो, राइट। उसके अलावा मुझे खाना बनाने का थोड़ा, मैं ये तो नहीं बोलूँगा मुझे शौक़ है, बट अच्छा लग जाता वो एक शौक़ है। जब मुझे मन होता है तो मैं, दाल चावल मेरा फेवरेट है। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने वही बनाना सीखा, बुनियादी ज़रूरत भी। हाँ जी। और आज भी मेरा खाना मेरा दाल चावल ही है, जी हाँ। है ना। उसके अलावा जैसे अगर मुझे जब भी अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जी हाँ। तो खेलना पसंद है। जी। अगर उसके अलावा बात क्या करूँ तो खेलते हैं?
वहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है क्रिकेट खेलने का, है लेकिन बट जैसे रिसेंटली मैंने टेबल टेनिस चालू किया सीमित था। विकल्प है। हाँ, जी जी और टाइम भी कम है। तो ऑफिस के बाद जो टाइम बचता है जी तो एक आध 2 घंटा अगर मिला तो वॉक पे चले जाना, खेलना। और मेनली जो दूसरा है, जो टाइम बचता है उसमें मैं स्पेसिफिकली अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ रिसर्च करना, पढ़ना। जी क्योंकि आप किसी भी फील्ड में रहो, अगर आपको आगे बढ़ना है, राइट, तो आपकी जो लर्निंग है जी वो लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जी हाँ, क्योंकि जहाँ पर आपने सोचा कि बस अब मुझे तो सब आ गया, जी राइट, तो उसके बाद आप मान लीजिए कि वो आप किसी भी इंसान का किसी भी फील्ड में हो, डाउनफॉल चालू ही हो जाता है। जहाँ आपको वो ईगो आ गया ना अंदर से जी हाँ, कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, अब मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तो आप किसी भी फील्ड में हो, जो लर्निंग जो एक प्रोसेस है वो कभी नहीं रुकता। ठीक। अच्छा, चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न, विदेशी सरजमी पे काम करते हुए अपने देश की सेवा कैसे कर पा रहे हैं आप? बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। विदेशी ज़मीन में रह के इकोनॉमी में थोड़ा सा ही सही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। जी दूसरा, कभी भी अगर मुझे कुछ मौका मिलता है सोशल कॉज पे कंट्रीब्यूट करने का, जी हाँ, तो वो मैं करता हूँ। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जी हाँ, एंड अब देखिए जब अगले 2-4 सालों ने अगर भगवान ने चाहा जी। तो जब कंट्री में वापस आएंगे तो फिर कुछ ज़्यादा करने का सोचेंगे। दूरदर्शन परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारे सभी दर्शकों की शुभकामनाएं आपके Thank you साथ so हैं much. कि आप जहां भी रहें अपने देश के लिए, भारत के लिए ज़रूर कुछ अच्छा करें। जी आशीष जी, इस कार्यक्रम में आप आए, आपने हमारे दर्शकों से मुलाकात की, विशेष करके हमारे युवा दर्शकों से। तो युवा दर्शक, आपसे हम कहना चाहेंगे कि आशीष प्रताप सिंह ने एक सपना जो देखा था उसे पाने के लिए मेहनत की है, और अपनी कमज़ोरियों से भी ये वाकिफ़ थे और अपनी स्ट्रेंथ से भी, अपनी ताकत से भी। तो आप भी अपनी ताकत, अपनी कमज़ोरियां ज़रूर पहचानिए, और जो ताकत है उसको लेकर के आगे बढ़िए, जो कमज़ोरियां हैं उससे दूर कीजिए, आपका भविष्य भी बहुत सुनहरा होगा। आशीष जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए।